अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोईद पीरज़ादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। आज 15 दिसंबर 2024 है, इतवार का दिन है। इस वक्त पाकिस्तान में दोपहर है। ये दिन है यौम शोहदा का, पेशावर में बाग़ नारान में, जहां आप सबको याद है कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान की कॉल पे पहले ये फैसला हुआ था कि 13 दिसंबर को पेशावर के अंदर एक बहुत बड़ा इज्तिमा होगा, जहां इमरान खान ने ये अपील की थी कि पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ पहुँचें। शोहदा इस्लामाबाद को, इस्लामाबाद के जो मार्टर्स हैं, उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए, उनके घर वालों के साथ यकजहती के लिए, एक कौमी यकजहती के लिए पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ पहुँचे। फिर इस दिन को प्रॉबेबली लॉजिस्टिक रीजंस की वजह से इसे शिफ्ट कर दिया गया संडे को, 15 दिसंबर को, और आज इसका दिन है। मैंने पिछला वीलॉग भी इसी हवाले से किया था, जिसमें मैंने अपना ये एनालिसिस सामने रखा था कि क्यों पंजाब और आज़ाद कश्मीर के लोगों को बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुँचना चाहिए। मैंने इस उम्मीद का इजहार किया था कि मुझे उम्मीद है कि जिस किस्म की फीलिंग खैबर पख्तूनख्वा के तूल और अर्ज़ में पाई जाती है इस्लामाबाद के मैसेकर के हवाले से, तो लाखों लोग, मैंने कहा था कि लिटरली मैं समझता हूँ कि कई लाख लोग जो हैं वो पेशावर में बाग़ नारान में पहुँच सकेंगे, जो हयाताबाद 1 और 2 के अंदर है। गालिबन बहुत बड़ा वो एक रकबा है, और मैं समझता हूँ कि पंजाब और आज़ाद कश्मीर से लोगों को यहाँ बहुत बड़ी तादाद में पहुँचना चाहिए और उनको अपनी यकजहती शो करनी चाहिए खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के साथ, बिकॉज कॉज तो पूरे पाकिस्तान का है। और जो जुल्म सितम गुज़िश्ता 30 महीने में पंजाब में हुआ है, वो खैबर पख्तूनख्वा में उस तरह का नहीं हुआ। जो दरवाजे लोगों के घरों के आधी रात के बाद तोड़े गए हैं, जहाँ माओं और बहनों और बच्चियों के सामने उनके बापों को, उनके भाइयों को उठाया गया है, वो जो इंटेंसिटी है जुल्म की और फैशिज्म की, वो तो पंजाब ने देखी है। लेकिन उसकी खातर खड़ा जो हुआ है वो खैबर पख्तूनख्वा खड़ा हुआ है। और इस्लामाबाद मैसेकर में अब तक जो 12 शहीदों के नाम हमारे सामने हैं, जो हमारे सामने बताया जाता है कि 200 के करीब लोग जो हैं वो लापता हैं, 5000 के करीब लोग जो हैं वो गिरफ्तार हैं, 100 से ज़्यादा बताया जाती है, बड़े कंजर्वेटिव ऑफिशियल फिगर्स हैं, गोली लगने से जो हैं वो ज़ख्मी हैं, उसमें से बहुत ही बड़ी तादाद डिस्प्रोपोर्शनेटली खैबर पख्तूनख्वा की है। तो खैबर पख्तूनख्वा ने अपना न सिर्फ हक अदा किया पाकिस्तान की खातर, बल्कि खैबर पख्तूनख्वा के लोग जो हैं वो पंजाब के लिए भी खड़े हुए हैं। इस निस्बत से मेरी दलील और मेरा आर्गूमेंट ये था कि पंजाब के लोगों को बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुँचना चाहिए। अब ये जो वीलॉग मैं इस वक्त कर रहा हूँ, इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं समझता हूँ कि मुझे कई घंटे पहले ये वीलॉग सुबह सुबह करना चाहिए था पाकिस्तान के हिसाब से, कहीं 6-7 बजे, लेकिन मैं इसमें लेट इसलिए हो गया कि गुज़िश्ता कई घंटों से मेरी कोशिश ये थी कि चंद ऐसी इंतहाई अहम मशरक़ वस्ता से जो रिलेटेड डेवलपमेंट्स हैं उन्हें मैं इसमें शामिल कर सकूँ, इनकॉर्पोरेट कर सकूँ, उसका एक मैं एक कोई फैक्चुअल सा, एक लॉजिकल एनालिसिस आपके सामने ला सकूँ। और जैसे कि आप मेरे पिछले, लेकिन मैं उनको शामिल इसमें नहीं कर पा रहा। इसका खालिस्तान ताल्लुक जो है यौम शोहदा से है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और पाकिस्तान की सियासत से है। लेकिन मैंने चूंकि उसका जिक्र किया है, मैं थोड़ा सा आपको उसका हिंट करा दूं कि किस चीज़ के अंदर मैं गुज़िश्ता 24 घंटों से, किस चीज़ को समझने के अंदर मैं फंसा हूँ। जैसे कि मैंने अपने जो पिछले 2-3 वीलॉग किए मशरक़ वस्ता के हवाले से, जो तब्दीली आई है बशर अल असद की हुकूमत गिर जाने से मुल्क शाम में, मैंने आपको शुरू में ही कह दिया था कि इसके साथ ही शाम की रियासत का प्रैक्टिकली तौर पे ख़ात्मा हो गया है। यूँ तो बहुत से लोग खुशियाँ मना रहे हैं कि प्रिजन खुल गए हैं, वहाँ पे कैदी जो हैं रिहा हो गए हैं, लेकिन शाम की तमाम तर जो सियासी ताकत थी मुल्क शाम की एक रियासत की हैसियत से, उसका ख़ात्मा हो गया। यूँ तो मगरबी ज़राए अबलाग में आर्टिकल छपाए जा रहे हैं कि इसका बहुत बड़ा विनर जो है वो तुर्की है, लेकिन तुर्की इसका विनर नहीं है। इसका असल विनर जो है वो ज़ायनिस्ट इज़राइल है। और मुझे शक ये है कि ये जो आर्टिकल छप रहे हैं न्यूयॉर्क टाइम्स और वाशिंगटन पोस्ट और बहुत से अखबारात में, जिनको मुसलमान अपनी सादगी और अपनी मासूमियत की वजह से बाय कर रहे हैं, वो भी शायद ज़ायनिस्ट लॉबी ही छपवा रही है। उसकी वजह यह है कि एज़ यू नो वेरी वेल कि मैं एक बड़ा ही कीन कीड़ा स्टूडेंट हूँ इस तारीख़ का, और मैं तो गुज़िश्ता कोई अब तकरीबन 3 हफ्ते से मुस्लिम हिस्ट्री को बहुत ही गौर से पढ़ रहा हूँ। तुर्की के लिए सीरिया जो है वो कभी भी कोई पॉलिटिकल चैलेंज नहीं रहा है। 16वीं सदी के शुरू में जब ममलूक्स को शिकस्त हुई, जो इजिप्ट के ममलूक थे, तो सीरिया, सऊदी अरब, हिजाज का इलाका, इराक का बहुत सा हिस्सा और बहुत सा सेंट्रल एशिया का हिस्सा जो है, ट्रांस जॉर्डेनिया, ये सब का सब ऑटोमन्स के हाथ आ गया। और 1620 से या 1619 से, सॉरी 1519-20 से लेके, यानी 16वीं सदी के पहले हिस्से से लेके 20वीं सदी के शुरू तक, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक, सीरिया जो है
अपने बाकी बहुत से इलाकों की तरह वो ऑटोमन सल्तनत उस्मानिया का एक सूबा था। जब सल्तनत उस्मानिया को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में शिकस्त हो गई, उसके बाद उन्होंने अपनी तमाम स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन और कैलकुलस जो है वो तब्दील कर लिया तुर्की ने। तुर्की के लिए सीरिया कभी भी कोई मसला नहीं रहा, सीरिया कभी भी तुर्की के कैलकुलेशंस में भी नहीं रहा। तुर्की के लिए तो सीरिया का मसला सिर्फ उस वक्त खड़ा हुआ जब 2011-12 में सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी डेमेस्कस की, यानी डेमेस्कस एज अ सेंटर ऑफ पावर जो है वो कभी भी तुर्की के लिए और अंकारा के लिए चैलेंज नहीं था। प्रॉब्लम सिर्फ उस वक्त तुर्की के लिए खड़ा हुआ जब सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी डेमेस्कस की, उसका होल्ड अपनी पेरिफेरी के एरिया के ऊपर कमज़ोर हुआ और कुर्द ऑटोनॉमी को हवा मिली और फिर ख़ास करके अमेरिकन ने कुर्दिश नेशनलिज्म को, सब नेशनलिज्म को उठाया। दर हकीकत कुर्द एक बहुत बड़ी कौम है जो तकरीबन 3-4 मुल्कों के दरमियान में बट गए हुए हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी एक कुर्द लीडर थे, तो कौम तो प्रैक्टिकली तौर पे कुर्द जो है उनका अपना एक सूबा या अपनी एक रियासत होनी चाहिए। लेकिन कुर्दों के इलाके इस वक्त शाम में भी हैं, कुर्दों के इलाके इराक में भी हैं, कुर्दों के इलाके ईरान के अंदर भी हैं और कुर्दों के इलाके जो हैं वो तुर्की के अंदर भी हैं। जब भी कुर्द नेशनलिज्म को हवा मिलती है या वो ऑटोनॉमी की डिमांड करते हैं तो तुर्कों को, ईरानियों को, इराकीस को और सीरियन सभी को परेशानी होती है। जब सीरिया की हुकूमत कमज़ोर हुई तो तुर्की ने इंटरफेरेंस करनी शुरू कर दी, बिकॉज वो कुर्द नेशनलिज्म का सर जो है कुचलना चाहते हैं, उसे कंटेन करना चाहते हैं। क्योंकि जो लोग कुर्द टर्किश हिस्ट्री से वाकिफ़ हैं, गुज़िश्ता 100 बरस में सबसे बड़ा अगर टर्किश स्टेट को, बल्कि वाहिद कोई अगर उनको पेरिफेरल प्रॉब्लम है या उनके यहाँ कोई प्रॉब्लम है पॉलिटिकल जेन्युइन तौर पे, तो वो कुर्दिश नेशनलिज्म का है। तो तुर्की का मसला सिर्फ कुर्दों की हद तक है, लेकिन इसराइल जो है उसके लिए सीरिया और डेमेस्कस एज अ सेंटर ऑफ पावर एक बहुत बड़ा चैलेंज था, जिससे अब इसराइल ने कामयाबी से ख़त्म कर दिया है। और अब जब डेमेस्कस का फॉल हो गया है तो इसराइल मसलसल जो है, इसराइल के हवाले से ये खबरें छप रही हैं। पहले अमेरिका के बड़े अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल में ये खबर छपी, उसके बाद बरतानिया का जो राइट ऑफ द सेंटर, बहुत ही राइटिस्ट किस्म का अखबार है, द टेलीग्राफ यूके जो है, उसमें भी एनालिसिस छपा कि इसराइली सोर्सेज ये कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल को गो अहेड दे दिया है कि चूंकि ईरान का एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस, हिजबुल्लाह, हमास, हुतीस सभी कमज़ोर हो चुके हैं, तो ये बड़ी राइट अपॉर्चुनिटी है कि ईरान का जो न्यूक्लियर सेंटर्स हैं नातान्स और फर्दों में, उन्हें हमले करके उड़ा दिया जाए। तहाँ मसला यह है कि ये इसराइल के अंदर इस किस्म की कैपेसिटी ही नहीं है, चूँकि ईरान के ये जो न्यूक्लियर सेंटर्स हैं नातान्स वगैरह में तकरीबन 100 मीटर यानी 90-100 मीटर नीचे हैं ज़मीन के, उसके ऊपर पहाड़ियाँ हैं और इसराइल के पास ऐसे वेपन्स नहीं हैं जो इतनी दूर तक मार कर सकते हैं। उसके लिए उसे अमेरिका की मदद चाहिए, B-52 बॉम्बर चाहिए और एक ख़ास किस्म के बॉम्ब्स चाहिए, बहुत ही हैवी किस्म के ब्लास्ट बॉम्ब चाहिए जो सिर्फ अमेरिका ही मैन्युफैक्चर करता है, जो सिर्फ अमेरिका ही की पोजेशन में है और वो इसराइल के पास नहीं है। तो मैं ये समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या वाकई ही प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने ये फैसला करके गो अहेड दे दिया है ज़ायनिस्ट को, इसराइल को, या ये है कि ज़ायनिस्ट लॉबी बहुत ही चालाकी और मक्कारी से डोनाल्ड ट्रंप के लिए केस बना रही है, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर प्रेशर डाल रही है कि आप हमें इस चीज़ की मतलब इजाज़त दे दें, क्योंकि उनको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान को बहुत बड़ा प्रॉब्लम समझते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का एक दूसरा प्रॉब्लम भी है ज़ायनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो प्रॉब्लम ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बुनियादी तौर पे जंग को अवॉइड करना चाहता है। वो किसी भी जगह पे एक वाइडर बिगर जो काइनेटिक कॉन्फ्रंटेशन है वो नहीं करना चाहता, और उसका एक मैटर ऑफ प्राइड उसके लिए यही है कि मैं जंगें शुरू नहीं करता, मैं जंगों और कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करता हूँ। तो ये वो सारी डेवलपमेंट्स थी जिनमें मैं फंसा हुआ था, जिसका कोई मुझे ठीक तरह से जवाब जो है नहीं मिल सका। इसके साथ ही साउथ कोरिया के अंदर जो प्रेसिडेंट जिन्होंने मार्शल लॉ लगाने की कोशिश की थी, उनको साउथ कोरिया की जो नेशनल असेंबली है उसने 2 दफ़ा पिछले 1 हफ्ते में इम्पीच कर दिया है। प्रेसिडेंट को सस्पेंड भी कर दिया गया है, प्रेसिडेंट के खिलाफ क्रिमिनल केसेस भी हैं। ताहम उनकी जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ये फैसला करना है 6 महीने में कि प्रेसिडेंट को बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए उसके ऑफिस को, क्योंकि प्रेसिडेंट 5 साल के लिए इलेक्ट हुआ था, या 6 महीने के बाद उसको माफ़ कर दिया जाए। इस वक्त प्रेसिडेंट की प्रेसिडेंशियल पावर्स को सस्पेंड कर दिया गया है और जो प्राइम मिनिस्टर हून है वो इस वक्त प्रेसिडेंशियल पावर्स का रोल जो है वो प्ले कर रहे हैं। मैं ये समझना चाहता था, जिसका मुझे अभी तक कोई क्लियर जवाब नहीं मिल सका, कि प्रेसिडेंट जिस मार्शल लॉ में लगाने में नाकाम हो गया है और वो नॉर्थ कोरिया को अपने लिए एक ख़तरा भी डिस्क्राइब कर रहा था और अपनी ऑपोजिशन को नॉर्थ कोरिया का हामी और हमदर्द कह रहा था, तो प्रेसिडेंट की इस मूव में प्रेसिडेंट तनहा ही था, क्योंकि उसकी पार्टी भी उसके साथ नहीं थी, या उसके पीछे अमेरिकन इंटेलिजेंस इदारा जो है, इंटेलिजेंस एजेंसी CIA खड़ी थी। अभी इसका मुझे कोई जवाब नहीं मिल सका, लेकिन मैं इन चीज़ों के जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके अलावा 15 दिसंबर के अलावा, जब हम योम शोहदा की अभी मैं बात करने लगा हूँ, 16 दिसंबर का दिन हमारे सामने है। 16 दिसंबर का जो दिन है
उसकी हमारी तारीख में बहुत सी वजूहात की वजह से अहमियत है। एक तो सकूत ढाका का जो शेम और जो तकलीफ़ और दुख और दर्द हमारे सामने है वो है, और फिर उसके बाद 16 दिसंबर को आर्मी पब्लिक स्कूल के ऊपर जो बहीमाना कत्ले आम हुआ बच्चों का, फैकल्टीज़ का, प्रिंसिपल्स का, और वो भी एक गैरिजन टाउन के अंदर, वो दोनों चीज़ें हमारे सामने हैं। लेकिन गुज़िश्ता 30 महीनों में जो इंतहाई पाकिस्तानी सियासत के तकलीफ़ दे मनाज़र हमारे सामने से गुजरे हैं और जो हम उस पूरे प्रोसेस ऑफ पेन से गुजरे हैं, उससे हमें 16 दिसंबर 1971 को एक नए जाविये से देखने का भी मौका मिला है। और मैं इस हवाले से भी ख़ास आपके सामने कुछ एनालिसिस जो है वो लेके आना चाहता हूँ। एक पॉइंट मैं आपके सामने रखता हूँ। मैं अब ये समझता हूँ कि हमने 16 दिसंबर को जब भी अपनी तारीख में डिस्कस किया, और मैंने तो जब से टीवी प्रोग्राम करने शुरू किए तकरीबन हर बरस मैंने 16 दिसंबर पे प्रोग्राम किए, हमारा तमाम तर लेंस और फोकस जो है वो सिर्फ सरेंडर के ऊपर रहा। हम सरेंडर को ही अपना शेम समझते रहे, हम यही समझते रहे कि यही हमारी सबसे बड़ी नाकामी थी, इसी का हमें दुख था। अगर हमें सरेंडर ना करना पड़ता तो शायद सारी चीज़ें ठीक थीं। जिस असल चीज़ का हमें मातम करना चाहिए था और जो हमने किया ही नहीं, कि ईस्ट पाकिस्तानी बंगाली पाकिस्तानी शहरी थे 16 दिसंबर से, और ईस्ट पाकिस्तान के बांग्लादेश बनने से पहले जिस आज़ादी के साथ हमने उनका कत्लेआम किया, 3 मिलियन तो नहीं लेकिन लाखों लोगों का हम वहाँ पे कत्लेआम हुआ, और हम कोई पॉलिटिकल मसले का सियासी हल न ढूंढ सके, हमने उसका हथौड़े से हल ढूंढने की कोशिश की। अब गुज़िश्ता 30 महीने में हमें पता चला है कि हमारी ऐसा कौम मेंटेलिटी यही है, और ये सिर्फ कोई पाकिस्तान की फ़ौज ही नहीं है। आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज के साथ कितना ज़्यादा पाकिस्तान का उर्दू का जो मीडिया भी खड़ा है, उसमें टेलीविज़न एंकर भी खड़े हैं, उनके मीडिया टाइकून्स भी खड़े हैं, आपके कारोबारी ताजर हल्के भी उसके साथ खड़े हैं, आपका ह्यूमन राइट सोसाइटीज़ भी फ़ौज के साथ खड़े हैं। तो फिर ये मसला सिर्फ पाकिस्तान के जर्नलों का नहीं है, ये हमारी कोई एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस और मेंटालिटी का भी मसला था। तो इस पर भी मैंने बात करनी है और मैं बहुत जल्दी इसके हवाले से वीलॉग्स करूँगा। अब मैं चलता हूँ यौम शोहदा की तरफ। यौम शोहदा के हवाले से मुझे कुछ परेशानी भी है, कुछ हैरानगी भी है। जब मैंने अपना पिछला वीलॉग किया और मैंने इस उम्मीद का इजहार किया कि खैबर पख्तूनख्वा से लाखों लोग जो हैं वो पेशावर पहुँचेंगे, तो उसके बाद से मैं कम अज़ कम तवक्को करता था कि अब जो अगले 24 घंटे हैं, क्योंकि उस वक्त तक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसका कोई ख़ास चर्चा किया नहीं था, लेकिन मैं तवक्को करता था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम लीडर्स जो हैं इस हवाले से दर्जनों ट्वीट करेंगे, और कोई करता नहीं करता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है और जो उनका ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, वो इसके हवाले से बार बार ब्लास्ट करेगा, वहाँ पर वीडियोज़ निकालेगा, एडवर्टाइजमेंट करेगा, लोगों को कॉल देगा, ऐसी ऐसी वीडियोज़ इशू होंगी इसके हवाले से जो लोगों को बुलाएंगी, जो व्हाट्सएप पे खुद ब खुद आपके व्हाट्सएप के अंदर आप उनको देख सकेंगे। बिकॉज जब भी एक बहुत बड़ा एडवर्टाइजमेंट ब्लास्ट किया जाता है, किसी चीज़ का चर्चा किया जाता है, तो आप उसकी इज्जत से महरूम जो है नहीं रहते, वो आप तक पहुंच जाती है वो चीज़। लेकिन मैंने ऐसी कोई चीज़ होते नहीं देखी। अगर ये सिर्फ मेरा ज़ाती तासुर या एनालिसिस है तो मैं माफ़ी इसमें मांगता हूँ, लेकिन मैंने कम अज़ कम कोई फील नहीं किया कि कोई इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई बहुत ज़्यादा ब्लास्ट किया हो। ना ही पाकिस्तान में रहने वाले जो बहुत से व्लॉगर्स हैं उन्होंने इसके हवाले से कोई बहुत ज़्यादा बात की है, ना ही पाकिस्तान के मीडिया में कोई इसके हवाले से कोई बहुत ज़्यादा बात कर रहा है। वो तो खैर अंडरस्टैंडेबल है, वो बेचारे सारे कंट्रोल्ड हैं। लेकिन आपको याद होगा कि एक पिछला मैंने जब वीलॉग किया, दैट्स इंटरेस्टिंग, कि जब मैंने अपने पिछले 2 वीलॉग किए तो मैं बाग़ फ़ारान कहता रहा। वो मैंने सुनने में मेरी गलती थी, क्योंकि ज़ाहिर है मेरे जहन में बाग़ नारान था ही नहीं। तो मैंने बाग़ फ़ारान को जाके गूगल पे सर्च भी किया, मुझे बाग़ फ़ारान पेशावर के हवाले से कुछ भी नहीं मिला। लेकिन अब से चंद घंटे पहले मैंने एक दिन पहले की, या 10-12 घंटों पहले की, कोई 18 घंटों पहले की अलीमा खान साहिबा की एक प्रेस टॉक मैंने देखी, इमरान खान की हमशीरा, जो लोगों से अपील कर रही थी कि इमरान खान ये कहते हैं कि आपको पेशावर पहुंचना चाहिए यौम शोहदा के लिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर उन्होंने डिमांड्स की भी वहाँ पे बात की। तो लेकिन उस वक़्त अलीमा को ये पता नहीं था कि जगह का नाम क्या है। तो फिर कहने लगी, साथ पे जो खड़े लोग थे उनसे कहने लगी वो कौन सी जगह है जहाँ पे पहुँचना है। फिर किसी ने बताया कि बाग़ नारान है जहाँ पहुँचना है। फिर वो उन्होंने कहा कि हाँ बाग़ नारान पहुँचना है। इससे क्या पता चलता है? इससे क्या पता चलता है कि क्या अलीमा का कसूर है कि उन्हें नहीं पता था, या मोईद पीरज़ादा का कसूर है कि मैं बाग़ फ़ारान इसको कहता रहा? नहीं जनाब, ये कसूर है उस इंतज़ामिया का, उस होस्ट का जिसने इसको ऑर्गेनाइज़ किया है, यानी खैबर पख्तूनख्वा की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अली अमीन गंडापुर की हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसने इसके हवाले से कोई अवेयरनेस पैदा ही नहीं की, जिसने इसके हवाले से कोई मीडिया ब्लास्ट किया ही नहीं है, सोशल मीडिया के ऊपर उन्होंने इसका चर्चा किया ही नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को इसका पता ही नहीं है। बहुत साल पहले मैं इस्लामाबाद के अंदर कंसल्टिंग किया करता था, जिसमें कंसल्टिंग से ज़्यादा काम इवेंट ऑर्गेनाइजेशन का होता था। कंसल्टिंग कहने में थी, सारी कंसल्टिंग इसी किस्म की थी इस्लामाबाद में, इवेंट ऑर्गेनाइज करवाएं, लोगों की मुलाकातें करवाएं।
तो मुलाकातें जो हमने करवानी होती थी वो अमूमन मैरियत या सरीना होटल्स में करते थे, हमने करवानी होती करते थे। तो लेकिन कोई पाबंदी नहीं थी कि आप सरीना और मैरियत में ही करें, वो कहीं पर भी करवाई जा सकती थी। तो चूंकि सरीना और मैरियत बहुत महंगे पड़ते थे, मैंने कोशिश की कि हम और वेन्यूज़ पे करवाएं। लेकिन जब हम और वेन्यूज़ रखते थे तो लोग वहाँ पहुँचने में उनको बहुत दिक्कत होती थी, बिकॉज हालांकि इस्लामाबाद तो बड़ा आसान है पहुँचना, उसके बावजूद लोग जो हैं उनको वो रास्ते नहीं ढूंढ सकते थे, उनको समझ नहीं आती थी कि F8 में कहाँ पर पहुँचना है, फ़लाँ कॉलेज में कैसे पहुँचना है, फ़लाँ यूनिवर्सिटी में कहाँ से पहुँचना है। वो या तो पहुँच नहीं पाते थे या बहुत लेट पहुँचते थे। तो जो लोकेशन होती है उसकी अवेयरनेस होना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो अंडर दी सर्कमस्टांसेस मुझे थोड़ी सी खासी बल्कि परेशानी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाग नारान और यौम शुहदा के हवाले से कोई भी इसका चर्चा उन्होंने नहीं किया। अब इसके रिजल्ट्स क्या निकलते हैं ये अगले चंद घंटे में हमें पता चल सकेगा। जो पॉजिटिव चीज़ मैंने देखी वो ये है कि उमर अयूब, असद कैसर और जनाब इसे कहते हैं हामिद रज़ा साहब जो हैं, साहिबजादा हामिद रज़ा, वो महमूद अचकज़ई साहब की रिहाइशगाह पे पहुँचे। वहाँ खड़े होकर उन्होंने पहले मुलाकात की, उनको दावत दी कि आप बाग नारान में पहुँचें यौम शुहदा के लिए, जो अकॉर्डिंग टू उमर अयूब महमूद खान अचकज़ई ने कबूल कर ली। मुझे ये नहीं पता कि जमात इस्लामी को उन्होंने दावत दी, उन्होंने कबूल की कि नहीं, मौलाना फजल रहमान को दावत दी, उन्होंने कबूल की कि नहीं, ANP को उन्होंने दावत दी, उन्होंने कबूल की कि नहीं, और भी बहुत से धड़े हो सकते हैं। लेकिन बहरहाल महमूद खान अचकज़ई ने उनकी दावत जो है वो कबूल कर ली। और उस मौके पे उमर अयूब ने एक प्रेस टॉक भी की, और उस प्रेस टॉक का मैं भी आपसे जिक्र करता हूँ। सो ज्यूरी इज स्टिल आउट कि क्या होता है यौम शुहदा के हवाले से। अगले चंद घंटों में हमें पता चलेगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यौम शुहदा को किस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया है और उसका सम टोटल इफ़ेक्ट क्या है। मैंने जैसे पिछले व्लॉग में मैंने इस चीज़ को वाज़े किया था कि ये एक बहुत, इमरान खान ने शायद इसको खिराज तहसीन के हवाले से ही सोचा हो, ये हो सकता है कि उन्होंने भी ऐसे ही सोचा हो जैसे मैं सोचता हूँ, लेकिन ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मैं सोचता हूँ एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी ये शो करने के लिए कि बावजूद इस्लामाबाद मैसेकर के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ज़िंदा है, फंक्शनल है, फ़ाल है, पब्लिक को मोबिलाइज कर सकती है। और खैबर पख्तूनख्वा में जहाँ ना आंसू गैस चलनी है, ना जहाँ लाठी है, ना जहाँ गोली चलनी है, वहाँ बहुत बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे होंगे शुहदा को खराज तहसीन पेश करने के लिए, पाकिस्तान के आइडिया के साथ यकजहती के लिए। और यही वो मोमेंट्स होते हैं जहाँ आप एक कौम होने का सबूत देते हैं। तो अब अगले चंद घंटों में पता चलेगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यौम शुहदा को से किस किस्म का मैसेज जो है पाकिस्तान के जनरल साहिबान के लिए और लोगों के लिए जनरेट किया है। अब आए उस प्रेस टॉक की तरफ जो उमर अयूब खान, साहिबजादा हामिद रज़ा और असद कैसर ने जनाब महमूद खान अचकज़ई की रिहाइशगाह के बाहर की गुज़िश्ता 24 घंटों में। वैसे तो उमर अयूब खान बहुत अच्छा भी बोलते हैं, बड़े एतमाद से बोलते हैं, बहुत सुपर कॉन्फिडेंस से बोलते हैं, और उन्होंने वहाँ पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की तरफ भी उन्होंने इशारा किया। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने जो मुतालबात दिए हैं, इन 2 मुतालबात हैं इमरान खान के कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए 9 मई के हवाले से और 26 नवंबर के हवाले से, और हमारे जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं अंडर ट्रायल उनको रिहाई दी जाए। तो अगर ये मुतालबात हमारे ना माने गए तो हम 15 तारीख के बाद एक सिविल डिसोबीडियंस की मूवमेंट भी चला सकते हैं। इसका जिक्र उन्होंने ज़रूर किया। लेकिन जो चीज़ मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी है, बहुत दिलचस्प लगी है, और ये दूसरी दफ़ा मैंने ये चीज़ नोट की है कि उमर अयूब जो हैं वो बहुत ही एहतमाद से, बड़े कॉन्फिडेंस से, बगैर घबराए हुए मिलिट्री ग्रेड वेपन्स का जिक्र करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी और लीडर ने इतना खुल के ये जिक्र नहीं किया कि 700 रेमिंगटन 700 स्नाइपर राइफल्स जो अमेरिका ने दी हुई हैं वॉर अगेंस्ट टेररिज्म के लिए, उनका इस्तेमाल हुआ। उसके अलावा M60 मशीन गन जो है उसका इस्तेमाल हुआ। कुछ और भी स्पेशल मिलिट्री ग्रेड वेपन्स जो हैं उनका इस्तेमाल किया गया 26 नवंबर में। लेकिन जब उनसे पूछा गया कुछ थोड़ा, तो सवालों के जवाब में उन्होंने ये कहा कि ये गोली जो है ये प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो है फॉर्म 47 का, उसके हुक्म के ऊपर और मोहसिन नकवी के हुक्म के ऊपर चलाई गई है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये पहली दफ़ा उन्होंने नहीं कहा, ये दूसरी दफ़ा उन्होंने कहा। यानी एक उनका कॉन्फिडेंस वो है कि उनके पास एक इजाज़त है कि वो बड़ा खुला मिलिट्री ग्रेड वेपन्स का नाम लेते हैं, और इससे ये पता चलता है कि उनको ये प्रिसाइज और स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन फ़ौज के अपने अंदर के सोर्सेज ने दी हुई है, और उनके पास ये इजाज़त भी है कि वो बगैर खौफ के इसका खुला वो जिक्र भी करते हैं, जो बड़ा अच्छा भी लगता है। लेकिन एट द सेम टाइम इसका तमाम तर मलबा जो हैं वो एक मासूम बेचारे शहबाज शरीफ और मोहसिन नकवी पर डालते हैं। हम ये अच्छी तरह जानते हैं कि शहबाज शरीफ के पे चेक में उसकी
जो है ना कैपेसिटी नहीं है, उसकी औकात नहीं है कि इतने बड़े हज़ारों के मजमे के ऊपर शहबाज शरीफ जो है वो मिलिट्री ऑपरेशन का हुक्म दे सके। और वैसे भी कब पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री ने किसी प्राइम मिनिस्टर के कहने पे कहीं पे मिलिट्री ऑपरेशन किया है, ये फैसले वो खुद करते हैं। थैंक्स टू द ड्रॉप साइट जो स्टोरी है रायन ग्रेम और मुर्तज़ा हुसैन की, और उसके अलावा भी थैंक्स टू द मिलिट्री सोर्सेज जो मुख्तलिफ तरीक़ों से हमें कन्फर्म कर चुके हुए हैं कि कैसे ये सारा का सारा ऑपरेशन जो है 25 तारीख को पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो हैं जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री जो हैं उन्होंने इसकी इजाज़त दी। और गुज़िश्ता कई दिनों से तकरीबन एक हफ़्ता पहले से इन लोगों का मूड बन रहा था कि हमने तहरीक इंसाफ को सबक सिखा देना है, इनका सर फाड़ना है, क्योंकि ये बार बार आ जाते हैं, ये क्या समझते हैं, इन्होंने मजाक बनाया हुआ है, तो हमने इनको एक सबक जो है यहाँ पे सिखाना है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये इनका ठीक है, इनका ताल्लुक किसी हद तक नून लीग की मेंटालिटी से था, लेकिन असल में ये खालिस्तान फौजी अस्करी फैसला था। और फिर ये भी हमें अब तो ड्रॉप साइट की स्टोरी की वजह से भी हमें पता है, वैसे भी हमें पता है कि कैसे इसमें कोई एक ही किस्म के पैरामिलिट्री नहीं थे, बल्कि इसमें डिफरेंट मिलिट्री के जो एसेट्स एंड यूनिट्स हैं उनको इसमें इस्तेमाल किया गया। इसमें सिग्नल कोर का यूज़ था कम्युनिकेशन ब्लॉकहेड के लिए, इसमें इंजीनियरिंग कोर का इस्तेमाल था ब्लॉकहेड के लिए, क्लियरेंस के लिए, इसके अंदर ISI का यूज़ था, इसके अंदर SSG के कमांडोज का यूज़ किया गया, इसमें पैरामिलिट्रीज जो हैं रेंजर्स की उनका यूज़ किया गया। तो इन तमाम तफसीलात के मद्देनज़र जब उमर अयूब जो ये बात करते हैं तो जहन में फिर यही ख्याल आता है कि उमर अयूब जो हैं वो अंडर प्रेशर हैं। और ख़ाली उमर अयूब ही अंडर प्रेशर नहीं है कि शहबाज शरीफ पे मलबा डाला जाए, PDM 2 पे ये सारा मलबा डाला जाए, बल्कि गुज़श्ता 24 घंटों में बैरिस्टर गौहर अली ख़ान की एक पिटिशन सॉट कंप्लेंट जो है वो एक इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के सामने आई है, जो बुनियादी तौर पर तहरीक इंसाफ के जिन वर्कर्स को 26-27 नवंबर को गिरफ्तार किया गया है उनकी रिहाई के हवाले से है। लेकिन वहाँ रेस्पोंडेंट बनाया गया है और जिसमें इल्ज़ाम यह लगाया गया है कि ये गोली जो है तहरीक इंसाफ के लोगों पर इन राइटिंग जो इल्ज़ाम ज़हरा लगाया गया है ये शहबाज शरीफ, मोहसिन नकवी, ख्वाजा आसिफ तक के हुक्म पे किया गया है, ये वो इसके ज़िम्मेदार हैं। लेकिन इसके साथ ही उसमें पुलिस के बहुत से अफसरान के नाम भी उसमें दे दिए गए हैं। अब पुलिस का यहाँ पे क्या रोल है, मेरे हिसाब से तो पुलिस का कोई ज़्यादा रोल बिल्कुल ही नहीं बनता। शहबाज शरीफ को और मोहसिन नकवी को, चलें ख्वाजा आसिफ की तो हुकूमती ज़िम्मेदारी बन जाती है आर्टिकल 245 में फ़ौज को बुलाने वगैरह की, लेकिन पुलिस इस सारे ऑपरेशन में कहाँ फिट होती है, दैट आई लीव टू योर इमेजिनेशन। मुझे ये समझ आ रही है कि तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है वो अंडर सवियर प्रेशर है कि उसने सारा का सारा मलबा जो है वो शहबाज शरीफ और उसकी हुकूमत के ऊपर फेंकना है। जब इसकी स्टोरी आई ड्रॉप साइट की तो PMLN के एक सोर्स ने या दोस्त ने मुझसे कहा कि शुक्र है हमारी जान इसमें से बच गई है, कम से कम ड्रॉप साइट ने सच लिख दिया, लोगों को पता चल गया कि इसका जिम्मेदार कौन है। लेकिन PTI की लीडरशिप जो है वो बसत है, ये उनकी मजबूरी है, आप समझ सकते हैं, हमारा तो काम है कि हम एनालिसिस करें, मजबूरी उनकी मुझे समझ आती है कि मजबूरी यही है कि इसका सारा का सारा मलबा जो है वो शहबाज शरीफ पे फेंकना है। इसके साथ ही जो अफवाह मसलसल गर्दिश कर रही है और जो अब डिस्कस भी होने लग गई है वीलॉग्स में, TV प्रोग्राम में, कि शायद शहबाज शरीफ की हुकूमत को पैक करने का भी प्लान है और उसको बिलावल जरदारी से रिप्लेस जो है वो किया जा सकता है। और तो शायद ऐसा लगता है कि 26 नवंबर का ही जो पूरा सानिया है इसे शहबाज शरीफ के ऊपर फेंक के शहबाज शरीफ की हुकूमत को फारिग इसी पे किया जाएगा और बिलावल को लाया जाएगा एज अ हीरो। लेट्स सी क्या होता है। थोड़ा सा हम कंपैरिजन करते हैं, मवाजना करते हैं कि पिछले 24 या 30 घंटों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुख्तलिफ लीडर्स हैं, जैसे उमर अयूब हैं, उनकी जो प्रेस टॉक है, उनकी टेलीविज़न टॉक है, वो किस तरह से इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान की जो इश्यूज़ पे पोजीशन है उससे मुख्तलिफ है और आपको किस किस्म की डाइवर्जेंस जो है उसमें नज़र आती है। पिछले 30 घंटों में अलीमा खान साहिबा ने गालिबन 2 दफ़ा कम से कम उन्होंने प्रेस टॉक की है, जिसके क्लिप्स मैंने देखे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यूट्यूब के चैनल के ऊपर। एक उनकी प्रेस टॉक जो चंद घंटे पहले की है जिसमें वो कहती हैं कि दुश्मन इमरान खान कहते हैं कि दुश्मन हो कमीना ना हो, दुश्मन हो कमीना ना हो। ये 2 दफ़ा उनसे जब सवाल पूछा गया तो 2 दफ़ा उन्होंने ये जुमला दोहराया वहाँ पे, दुश्मन हो कमीना ना हो। ये उन्होंने क्यों कहा? उन्होंने कहा कि जिस तरह से इमरान खान को ट्रीट किया जा रहा है उसके अंदर एक ख़ास किस्म की कमीनगी जो है वो नज़र आती है। चूँकि दिसंबर का महीना है, शदीद ठंड है, इमरान खान का जेल का जो सेल है ज़ाहिर है वो खुला हुआ है, उसमें हवा आती है। वैसे तो प्लास्टिक की एक जाली उसके ऊपर लगा दी गई है, लेकिन ऊपर से उसमें फिर भी हवा आती है, बहुत ठंड है। अभी तक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा सेलिब्रिटी जो है उसके पास मौसम सरमा के कपड़े नहीं हैं, और वो कपड़े कहा जा रहा है आ रहे हैं, वो अफसरों को दे दिए गए हैं, वो पहुंचे नहीं हैं, वो गुम हो गए हैं, अभी देख रहे हैं। इसी तरह से जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि दुश्मन हो, इमरान खान कहते हैं दुश्मन हो कमीना ना हो।
इस कॉन्वर्जेशन में ये जो प्रेस टॉक है वहाँ पे अच्छा बहुत अच्छा मैं कुछ कई दिनों से देख रहा हूँ। वैसे तो मैं अरसे से ही देख रहा हूँ अलीमा खान को बोलते हुए, लेकिन गुज़िश्ता चंद दिनों और हफ्तों में मैं देख रहा हूँ कि अलीमा खान ने अपनी जो कम्युनिकेशन एबिलिटी और कैपेसिटी है उसमें उन्होंने बेइंतहा इजाफा किया है। जिस चीज़ का उन्हें जवाब देना होता है वो देती हैं, जिस चीज़ का उनको जवाब नहीं देना होता वो नहीं देती हैं, और जो उनको कहना होता है वो वहाँ पे वो कहती हैं। और वो कहती भी इस तरीके से हैं कि वो किसी को ऑफेंड भी नहीं करती, लेकिन अपना एक पॉलिटिशियन की तरह अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो रखती हैं, और साथ ही साथ वो ये भी क्लियर करती चली जाती हैं कि मेरा रोल सिर्फ इमरान खान की बहन का है, मैं इस हवाले से कंसर्न हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहुत सी और पॉलिटिक्स में मैं कमेंट जो है वो नहीं करूँगी। यहाँ तमाम उनसे पूछा गया सवाल जो मैंने प्रेस टॉक देखी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरान तो अब मसलसल एक मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं हुकूमत के साथ, तो उसमें अलीमा खान साहिबा ने अपने मखसूस एक्सप्रेशन से कहा कि मुज़ाकरात की कभी इमरान खान ने मुखालफत नहीं की, उन्होंने एक मुज़ाकरात की कमेटी भी बना दी है। और मैं आपको याद करवाऊंगा कि इस मुज़ाकराती कमेटी में 2 मज़ीद लोगों का इजाफा कर दिया गया। एक तो बैरिस्टर हामिद खान साहब को इसमें ऐड किया गया है, उसके अलावा अलामा राजा नासिर अब्बास साहब जो हैं उन्हें भी इसमें ऐड कर दिया गया। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी मुखालफत नहीं की, लेकिन मुज़ाकरात जब होते हैं कामयाब तो उसका एक माहौल होता है, उसके कुछ यानी सिम्टम्स, उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किए, लेकिन उनका मतलब कहने का था कि उसके कुछ ऑप्टिक्स होते हैं। जिस माहौल में इस वक्त हम खड़े हैं कि अभी इन्होंने इमरान खान को अलकादर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट केस में इंडाइट कर दिया है, जिस केस को ये चला रहे हैं, तो उस पर उन्होंने मायूसी का इजहार किया कि अगर ये मुज़ाकरात के हवाले से सीरियस हैं तो फिर ये दोनों चीज़ें आपस में सिंक नहीं करती। और मैं उनकी बात से एग्री करता हूँ, ये बात बड़ी एनालिटिकल है उनकी। और मैंने अपने पिछले व्लॉग में भी आपको कहा था कि हर चीज़ का एक माहौल होता है। जब बर्फ़बारी होने वाली होती है तो पहले ठंड होती है, उस वक्त सूरज चिलचिलाती हुई धूप में बर्फ़बारी नहीं होती है, बारिश से पहले बादल आपको नज़र आते हैं या हवाएं वगैरह जो हैं वो चलती हैं। फिर मुज़ाकरात के हवाले से चंद मिनट के बाद उनसे फिर सवाल पूछा गया कि पीटीआई के लोग जो हैं मुज़ाकरात कर रहे हैं, तो अलीमा खान ने फिर ये कहा कि जनाब मुज़ाकरात किसी इशू के ऊपर होंगे ना। आखिर इमरान खान ने 2 डिमांड्स रखी हैं जुडिशल कमीशन के हवाले से, पॉलिटिकल प्रिजनर्स की रिहाई के हवाले से, तो उन डिमांड्स को लेकर ही आप मुज़ाकरात करेंगे। मुज़ाकरात किसी वैक्यूम में तो जो है वो नहीं हो सकेंगे। तो आपको एक डाइवर्जेंस नज़र आती है जब आप देखते हैं कि तहरीक इंसाफ के बहुत से लीडर्स, मैंने एक क्लिप देखा है शिफा यूसुफजई की जो एंकर पर्सन है उनकी एक प्रोग्राम का जिसमें जरताज गुल साहिबा बैठी हुई हैं। अब शिफा यूसुफजई जो एज एन एंकर उनसे बार बार पूछती हैं कि जो आपके मुज़ाकरात हैं इसके नतीजे में अब फिर सिविल डिसोबीडियंस की मूवमेंट आपकी चलनी है या नहीं चलनी। तो जरताज गुल खासी बदहवासी का भी शिकार है, कन्फ्यूजन का है, लेकिन नम सम टोटल इफेक्ट उनका यह है कि इस स्टेज पे हमारी सिविल डिसोबीडियंस की मूवमेंट जो है वो नहीं चलनी है। अलीमा की प्रेस टॉक आप देखते हैं तो वो कहती हैं कि इमरान खान से मिलने के बाद कि इमरान खान ने कहा है कि अगर हमारे डिमांड्स को ये मीट नहीं करते तो फिर हमें सिविल डिसोबीडियंस की मूवमेंट चलानी चाहिए, जिसका पहला चीज़ ये है कि हम फॉरेन एक्सपर्ट्स को कहें कि आप रेमिटेंसेस जो है उनको महदूद करें, उसमें कमी करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स जो हैं वो इस तरह से नहीं सोचते। मेरे सुनने में ही आया है कि चंद दिन पहले जब पॉलिटिकल कमेटी, कोर कमेटी की मीटिंग भी हुई तो वहाँ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे ही लीडर्स का ख्याल ये था कि ये रेमिटेंसेस वाली जो हम बात कर रहे हैं ये प्रैक्टिकल नहीं है। लोग रेमिटेंसेस किसी पॉलिटिकल कंसिडरेशन पे भेजते नहीं हैं, वो अपनी ज़ाती ज़रूरत के हिसाब से भेजते हैं। तो हमारी अपील जो है इसका इम्पैक्ट नहीं होगा और इसमें हमारी सुबकी होगी, हम इनइफेक्टिव लगेंगे। अब यहाँ पे 2 चीज़ें समझ आती हैं। एक चीज़ तो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडर्स हैं उनको डिक्टेशन दी जाती है, उनके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है भाई लोगों का, और वो सिविल डिसोबीडियंस का नाम ही नहीं सुनना चाहते। वो ज़ाहिर है वो मैसेज ये भेज रहे हैं कि 2-3 दिन पहले आप देखें अंग्रेज़ी के बड़े अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून जो है उसमें बाकायदा हेडलाइन थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये कन्वे कर दिया गया है कि सिविल डिसोबीडियंस की बात करना बंद करें तो फिर आपके साथ बातचीत हो सकती है। तो एक तो इस किस्म का प्रेशर है। दूसरा फिर यह है कि वो लॉजिकली भी ये सोचते होंगे कि हम इस पोजीशन में हैं ही नहीं कि हम सिविल डिसोबीडियंस के मुख्तलिफ स्टेप्स पे, ये फॉरेन रेमिटेंसेस पे कोई बहुत मौसर तरीके से असरअंदाज हो सकते हैं और इससे हम उल्टा जो है नाकाम लगेंगे, ये कमज़ोर लगेंगे। और इमरान खान ने कह तो दिया है और हम इसको इम्प्लीमेंट जो है वो शायद ना कर सकें। अब ये तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी के अंदर एक कमज़ोरी ये हमेशा है, गुज़िश्ता कई सालों से है कि बहुत सी चीज़ों का कह तो दिया जाता है लेकिन पहले उसको थिंक थ्रू नहीं करते हैं। और उसकी कोई हर चीज़ की तैयारी होती है, सिर्फ कहने से चीज़ें नहीं हो सकती। उसके लिए आपको एक कम्युनिकेशन करनी पड़ती है, एक फ़ज़ा हमवार करनी पड़ती है, लोगों को कन्विंस करना पड़ता है, उसके लॉजिस्टिक देखने पड़ते हैं। जिस तरह से अभी हम यौम शोहदा की हम बात कर रहे हैं कि यौम शोहदा की भी कोई तैयारी हमें नज़र नहीं आई है। बहरहाल आई विल कंक्लूड बाय सेइंग दिस थिंग कि अगर तहरीक इंसाफ
इंसाफ के लीडर्स इन चीज़ों को समझ सकें, बावजूद इसका कि मैंने जिक्र किया कि प्रिजनर डिलेमा का वो शिकार हैं और डिसीजन पैरालिसिस उनका है। हर बंदा अपने जगह पे परेशान है कि मैं क्या करूँ, हर एक के ऊपर दबाव है। अगर वो प्रिजनर डिलेमा से निकल के यकजहती और इत्तेहाद का मुजाहरा कर सकें तो आज का जो यौम शोहदा है ये उनकी पॉलिटिकल इम्पैक्ट में बहुत ज़्यादा इजाफा करता। अब ये देखना है कि उन्होंने इसकी क्या प्रिपरेशन की है, कितनी मोबिलाइजेशन केपी से, पंजाब से और होती है आज़ाद कश्मीर के जो एडजेसेंट एरियाज हैं। अगर उसका इम्पैक्ट अच्छा होगा तो फिर पाकिस्तान के जर्नल को थोड़ा सा उनको सीरियसली लेंगे, वरना डिक्टेशन में और ज़्यादा शिद्दत से इजाफा हो जाएगा। लेट्स सी कि अगले चंद घंटों में हमें क्या हमारे सामने सूरत हाल आती है।